गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम लोग रसायन विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि रेडॉक्स अपक्रिया के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था, कमेंट आया था कि सर रेडॉक्स अपक्रिया पर एक अपना वीडियो बनाइए। तो आज उसका समय आ गया है। आज हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर है आपका, ये आपका 9th क्लास से शुरू हो जाता है। 9th में, 10th में, 11th 12th में, यहाँ तक कि नीट की परीक्षा, जेई की परीक्षा या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप कंपटीशन दे रहे हो या आप एकेडमिक की कोई मान लीजिए परीक्षा दे रहे हो, आप हाई स्कूल में है, 11th में है, 12th में है, तो लगभग हर जगह आपको वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इस चैप्टर में बहुत सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे और सारे चैप्टर को अच्छे ढंग से कवर किया जाएगा। और चैप्टर थोड़ा बड़ा होने के नाते इस चैप्टर को कम से कम 3 से 4 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ताकि पूरी बातों को चैप्टर के माध्यम से हम लोग पढ़ सके और सारी बातों को हम लोग जान सके, ताकि परीक्षा में, चाहे वो एकेडमिक एग्जाम हो, चाहे वो कंपटीशन की कोई परीक्षा हो, अगर कहीं से भी कोई प्रश्न आता है तो उसे हम अच्छे से कर सकें। आप लोगों से एक बात का अनुरोध है कि आप लोग क्लास को अच्छे ढंग से पूरा देखिए। सारी बातें आपको समझ में आएंगी, 100% समझ में आएंगी। आप कॉपी और कलम लेके बैठिए, आप नोट भी करते चलिए और एक अच्छा सा सुंदर सा नोट्स बनाइए। तो आइए बच्चों, हम लोग टॉपिक के बारे में चर्चा करें कि इस चैप्टर में रेडॉक्स अपक्रिया में हम लोग कौन कौन से टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले टॉपिक को हम लोग जान ले कि यहाँ ये टॉपिक हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो है, पहला जो है ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला बिंदु ये होगा हमारा, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है इसके बारे में। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स अपक्रिया, जैसा कि चैप्टर का नाम ही रेडॉक्स अपक्रिया है। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ेंगे और दूसरे नंबर पर रेडॉक्स अपक्रिया पढ़ेंगे। चूंकि रेडॉक्स अपक्रिया कहीं न कहीं ऊपर वाले टॉपिक से ही जुड़ी हुई है, इसलिए पहले इसको पढ़ेंगे, बाद में रेडॉक्स अपक्रिया पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे हम लोग ऑक्सीकारक और अपचायक के बारे में जानेंगे। कई बार एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीकारक क्या है और अपचायक क्या है, उदाहरण के माध्यम से हमें समझाना पड़ता है। तो ऑक्सीकारक और अपचायक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्या, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का। ऑक्सीकरण संख्या क्या है और किस प्रकार से यौगिकों में हम किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। ऑक्सीकरण संख्या हुआ, इनकी गणना कैसे, इनकी गणना करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, इसके बारे में भी इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ऑक्सीकरण अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को संतुलित करना। अभिक्रियाओं को संतुलित करना, किस प्रकार से हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को संतुलित करेंगे, यहाँ पर इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें 2 विधियों का हम लोग चर्चा करेंगे। जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि ये 2 विधियां हैं, आयन इलेक्ट्रॉन विधि और ऑक्सीकरण संख्या विधि। इनकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे जब ये बिंदु आएगा। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे गैल्वानिक सेल। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है और इस पार्ट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है गैल्वानिक सेल। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण पढ़ेंगे, बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से और आंकिक प्रश्न के बाद माध्यम से हम लोग इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। यहां तक यानी हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे और ये 8 टॉपिक मिला के पूरे चैप्टर को कवर करेगा। तो हम लोग सारे टॉपिक को हम लोग 3 से 4 वीडियो के माध्यम से इसको पढ़ेंगे। आज इसका पहला लेक्चर है, पार्ट 1 है, हम लोग अध्ययन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीज को कवर करें और अच्छे ढंग से नोट भी करते चले, ताकि कहीं से कोई दिक्कत ना आने पाए। आप ये पूरे टॉपिक का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए, ये इससे
आपको ये फायदा रहेगा कि टॉपिक हमारे पास रहेगा तो हम इसी सिस्टम में आगे बढ़ेंगे। तो आप इसका एक फोटो खींच लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है एक एक करके टॉपिक, पहला टॉपिक हमारा जो है वो ऑक्सीकरण और अपचयन है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं। पहला टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन। ध्यान से बच्चों आप लोग सुनिएगा, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो पहला टॉपिक है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या है, पहले हम ऑक्सीकरण की चर्चा करेंगे। ऑक्सीकरण जो अगर आ जाएगा तो इसी का जस्ट उल्टा आपका अपचयन होगा। ऑक्सीकरण को अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ये अंग्रेजी के वर्जन भी आप देखते चलिए। तो ऑक्सीकरण के बारे में जैसा कि हम लोग 9th 10th से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि ऑक्सीकरण जो होता है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी तत्व का या किसी परमाणु का ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है, या किसी तत्व, परमाणु, यौगिक या कोई भी पदार्थ हो, आप यूं कह ले कि किसी भी पदार्थ से हाइड्रोजन अलग हो या किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। लेकिन ये बातें अब देखा जाए तो 9th और 10th तक तो शायद अच्छी है, अच्छी आज भी है, सही भी है, लेकिन शायद 9th और 10th में ये पूरी मानी जाती है। लेकिन जैसे ही थोड़ा अप क्लास में जाएंगे, 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, या कोई नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी करते हैं, इतना कह देने से या इतना जान लेने से ऑक्सीकरण की परिभाषा अधूरी होती है। तो आइए हम लोग जाने कि ऑक्सीकरण में इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जब जो होगी तो हम उसको ऑक्सीकरण कहेंगे। तो उसको हम लोग नोट भी करते चले कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो ऑक्सीकरण को परिभाषित करती हैं। तो ऑक्सीकरण जो है आप नोट भी करते चले। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें, अब जिसमें के बाद डैश कर देंगे, क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम ऑक्सीकरण कहेंगे। तो जिसमें पहली बात जो है वो है ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का योग या संयोग, जो कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि अगर किसी भी पदार्थ में, किसी भी तत्व में अगर ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे हम ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहेंगे। दूसरा जो बिंदु है ऑक्सीकरण, उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन का अलग होना, हाइड्रोजन का अलग होना। ये दो बातें हम लोग लगभग पहले की कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का अलग होना हो तो उसे ऑक्सीकरण कहेंगे। इसके बाद भी हम बहुत सारे टॉपिक के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे कि और कौन कौन सी टॉपिक है जिनको हम लोग जानेंगे, कौन कौन सी बातें हैं जो कि ऑक्सीकरण को प्रदर्शित करती हैं। तो दूसरा है, आप तीसरे नंबर पे रख सकते हैं, अधातुओं का योग। अधातुओं का योग, अगर किसी भी अभिक्रिया में अधातुओं का योग हो रहा है तो उसे भी हम ऑक्सीकरण कहेंगे। अगला जो है वो है धातुओं का निकलना, धातुओं का निकलना, ये भी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को शो करता है। अधातुओं का योग हो या धातुओं का निकलना हो। अगला जो बिंदु है धनात्मक संयोजकता में वृद्धि, धनात्मक संयोजकता में वृद्धि। अगर किसी भी रासायनिक अपक्रिया में, कोई भी अगर रासायनिक अपक्रिया हो रही है और उसमें धनात्मक संयोजकता किसी तत्व की बढ़ रही है तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनों का त्याग, यानी अगर किसी रासायनिक अपक्रिया में कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। इसके बाद जो अगला बिंदु है आप कह सकते हैं वो है ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। ऑक्सीकरण संख्या के बारे में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना ही जानिए कि ऑक्सीकरण संख्या में अगर वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है तो उसे भी हम ऑक्सीकरण कहेंगे। तो ये 5-7 बातें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें से कोई भी बात अगर हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि वहां पर कौन सी प्रक्रिया हो रही है,
ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है। तो आपने देखा कि सबसे पहले ऑक्सीकरण को हम केवल जानते थे कि ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का निकलना ही ऑक्सीकरण है, लेकिन अब हम लोग बहुत सारी बातों को जान गए कि केवल यही दो चीज नहीं कि ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का निकलना होगा तभी हम उसे ऑक्सीकरण कहेंगे, बल्कि बहुत सारी बातों को हमने यहाँ पर देखा कि इनके अलावा भी, जैसे अगर कोई भी रासायनिक क्रिया हो रही है उसमें अधातुओं का क्या हो रहा है, अधातुओं का योग हो रहा है। अगर कोई अधातु आके जुड़ रहा है तो वहां पर भी ऑक्सीकरण क्रिया होगी, या किसी भी रासायनिक क्रिया से कोई धातु अलग हो रहा है, निकल रहा है, तो भी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी। और अगली जो बात हमने लिखा, धनात्मक संयोजकता में वृद्धि। अगर किसी भी तत्व की धनात्मक संयोजकता अगर बढ़ती है, धनात्मक संयोजकता कब बढ़ेगी, जब उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। जैसे मान लीजिए आप कर सकते हैं, जैसे आयरन है, आयरन के ऊपर +2 चार्ज लगा होता है, आयरन के ऊपर +2 Fe+2 होता है। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन निकालता है एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर +3 चार्ज लग जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो आप ये देख रहे हैं कि इसकी जो है संयोजकता, धनात्मक संयोजकता जो है +2 से बढ़ के +3 हो गई। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है। तो धनात्मक संयोजकता में वृद्धि भी कहीं न कहीं ऑक्सीकरण को प्रदर्शित करता है। इसके बाद अगला जो है वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन का त्याग। जैसे यहाँ पर इस प्रक्रिया में आप देख रहे हैं कि Fe+2 जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर रहा है, त्यागने से ही इसकी धनात्मक संयोजकता बढ़ रही है। अतः यह भी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहलाएगी। और लास्ट में हम आपको बता रहे हैं कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, जैसा कि इस टॉपिक पाठ में ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है, कैसे निकालते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या में भी यहाँ वृद्धि हो रही है, जैसे आपको बताएंगे वहां पर, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जान लीजिए कि ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो काल्पनिक या वास्तविक आवेश होता है। जैसे अगर Fe की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर देखा जाए तो +2 होगा और यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि +2 से +3 हो गया ऑक्सीकरण संख्या। तो कहीं न कहीं ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहलाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये सारी बातें अगर कहीं न कहीं आपके रासायनिक क्रिया में कहीं भी दिखाई दे रही है तो क्या कहेंगे कि वो ऑक्सीकरण है। इसके बाद हम आशा करते हैं कि आपको ऑक्सीकरण की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद तुरंत हम लोग अपचयन की भी चर्चा कर लें ताकि हम पूरी बात को स्पष्ट कर सकें। अगर ऑक्सीकरण आपको समझ में आ गया है तो अपचयन की प्रक्रिया भी आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसमें और इसमें केवल थोड़ा सा विपरीत प्रक्रिया है और हम लोग उसको अध्ययन करते चलते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण था, यहाँ पर हम तुरंत ही अपचयन के बारे में हम लोग जान ले ताकि सारी बातें स्पष्ट होते चलिए कि अपचयन क्या है। जैसे हम लोग ऑक्सीकरण जान लिए वैसे अपचयन भी हम लोग पढ़ लें। अपचयन को अंग्रेजी में रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन। ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन और अपचयन को रिडक्शन। तो अपचयन क्या है इसको भी लिख लेते हैं। अपचयन वह प्रक्रिया है, अपचयन वह प्रक्रिया है, अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, जैसे ऑक्सीकरण में हमने देखा था क्या क्या होता है, वैसे यहां पर भी इसी का जस्ट उल्टा करते चलेंगे तो अपचयन भी आ जाएगा। जैसे ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग था तो अपचयन में ऑक्सीजन का निकलना हो जाएगा। तो पहला बिंदु आ गया ऑक्सीजन का निकलना। अगर किसी भी रासायनिक क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, अपचयन प्रक्रिया को शो करेगा। ऑक्सीजन का निकलना, यहां पर हाइड्रोजन का अलग होना है तो यहां पर हाइड्रोजन का जुड़ना हो जाएगा। हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का योग भी लिख सकते हैं या जुड़ना लिख सकते हैं। इसी को जस्ट उल्टा करते चलेंगे तो हमारा अपचयन भी क्लियर हो जाएगा। यहां पर अधातुओं का योग है तो यहां पर अधातुओं का निकलना हो जाएगा। अधातुओं का निकलना, एकदम उल्टा करते चले, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप एक याद रखें, दूसरा याद करने की जरूरत नहीं है। यहां पर धातुओं का निकलना है तो यहां पर धातुओं का योग हो जाएगा। यह है धातुओं का योग। ये धातुओं का योग, किसी भी रासायनिक क्रिया में अगर धातुओं का योग होता है तो वह अपचयन क्रिया को प्रदर्शित करेगा। धनात्मक संयोजकता में वृद्धि है तो
तो यहाँ धनात्मक संयोजकता में कमी हो जाएगी। धनात्मक संयोजकता में कमी। एकदम उल्टा करते चलेंगे, सारी बातें क्लियर होती चलेंगी। इलेक्ट्रॉनों का त्याग है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनों का योग या ग्रहण करना, दोनों बात एक ही है। इलेक्ट्रॉनों का योग हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि है तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं, ऑक्सीकरण संख्या में कमी। इस बात को आप देख रहे हैं कि अपचयन जो है वो पूरी तरीके से ऑक्सीकरण का क्या है, उल्टा है। आप देख रहे हैं, एक याद रखें, ऑक्सीकरण याद रहेगा तो अपचयन आप उसी को जस्ट उल्टा करते चलेंगे तो ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगी। तो ये बातें आपने देखा कि ऑक्सीकरण जो होता है उसमें ये सारी बातें होती हैं, आपने देखा 7-8 पॉइंट, और इसी का जस्ट विपरीत उल्टा कर देंगे तो अपचयन की प्रक्रिया याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपचयन की प्रक्रिया हमें समझ में आ जाएगी। इसका आप एक फोटो खींच लीजिए ताकि जब ऑक्सीकरण पूछा जाए तो आप ऑक्सीकरण को बताएं और जब अपचयन पूछा जाए तो आप अपचयन को बताएं। याद करने का तरीका दोनों याद ना करें, आप किसी एक को याद कर लीजिए जो आप अच्छे ढंग से याद कर पाए। अगर ऑक्सीकरण याद कर पाए तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया याद कर ले, या अपचयन याद कर पाए तो अपचयन याद कर ले। एक याद करेंगे दूसरा उसके विपरीत हो जाएगा, आपको आगे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका एक फोटो खींच लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक यहां पर देखते हैं। आइए, चलिए, ये हो गया आपका ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया हम लोगों ने पढ़ा, जो कि पहला बिंदु था। हम लोगों ने जो टॉपिक लिखा था उसका पहला जो बिंदु था वो ऑक्सीकरण अपचयन ही था। इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए। अगला जो टॉपिक है वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसा कि एक पाठ का भी नाम है, हम लोग अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। चूंकि ये पाठ का नाम है, इसे हमें पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये रेडॉक्स जो है ये अभी तक ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों पर आधारित है, इसलिए पहले हम लोगों ने ऑक्सीकरण को देखा कि क्या है ऑक्सीकरण, क्या है अपचयन। अब इसके बाद हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगी। अगर आपको ऑक्सीकरण और अपचयन समझ में आ गया तो रेडॉक्स अभिक्रिया भी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो आप ध्यान से सुने, नोट भी करते चले, आप कॉपी कलम लेके बैठे उसको आप लिखते भी चले कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो उसी क्षण दूसरे पदार्थ का अपचयन भी होता है। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रिया साथ साथ होती है तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। बहुत ही सिंपल है, रेडॉक्स, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। रेडॉक्स बना किससे है, रेड प्लस ऑक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन। रेड का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, जिसे हम अंग्रेजी में, हिंदी में क्या कहेंगे, अपचयन। अभी हमने आपको बताया था, रिडक्शन को अपचयन कहेंगे। और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। तो शब्द से भी क्लियर है, आप देख रहे हैं रेडॉक्स में रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है। तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन या अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ हो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो यहां पर हम लोग उसको नोट भी करते चलते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हों उसे रेडॉक्स
अभिक्रिया, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अभी अभी आपने देखा था कि हमने आपको बताया कि ऑक्सीकरण जो है, ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें आप देखेंगे, एक मिनट इंक भर लें। ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का जो त्याग है वो ऑक्सीकरण को प्रदर्शित कर रहा है। इलेक्ट्रॉनों का जो त्याग होता है वो ऑक्सीकरण को प्रदर्शित करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो त्याग करने का मतलब उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो त्याग करेगा तो कोई ना कोई पदार्थ ऐसा होगा जो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण भी करेगा। अर्थात अगर एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का एक तत्व कोई है जो वो इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। तो त्याग करने का मतलब ये हुआ कि अगर वो त्याग करेगा तो उसका उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या आएगी? कमी आएगी। और दूसरा पदार्थ क्या होगा? उस इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसका ऑक्सीकरण होगा और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसका क्या होगा? अपचयन होगा। जैसे आप देखिए यहां पर एक उदाहरण देखें, एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं हम लोग। मार्कर को क्या हो गया भाई? पानी लगा है क्या? चल क्यों नहीं रहा है? इंक डालने के बाद भी नहीं चल रहा है। चलिए देखते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कि जैसे मान लीजिए जो पदार्थ, जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसका ऑक्सीकरण होगा और उस इलेक्ट्रॉन को जब दूसरा ग्रहण करता है तो क्या होता है? उसका अपचयन होगा। जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जब त्यागता है तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण इस पर एक प्लस चार्ज लग जाता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसको किसी दूसरे तत्व ने ग्रहण किया। अगर क्लोरीन को देखा जाए, क्लोरीन Cl, ये क्या करेगा? अपना ये इलेक्ट्रॉन इसका ग्रहण कर लेगा तो ये बन जाएगा Cl माइनस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है तो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन। तो अब आप देख रहे हैं कि सोडियम और क्लोरीन ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। सोडियम क्या कर रहा है? अपना इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और उसी इलेक्ट्रॉन को जो है क्लोरीन क्या कर रहा है? ग्रहण करके अपचयन की प्रक्रिया हो रही है। तो अगर इस रासायनिक अपक्रिया को अगर हम लिखें तो Na प्लस, लेफ्ट साइड जोड़ लें, Na प्लस और Cl माइनस, ये दोनों धन और ऋण आयन आपस में जुड़ेंगे तो ये बन जाएगा NaCl। यहां पर आप देख रहे हैं कि सोडियम जो है, सोडियम Na प्लस है, ये कहां से आया होगा? Na से आया होगा। तो Na का क्या है? सोडियम का, सोडियम परमाणु सोडियम आयन में बदला, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हुई और वो इलेक्ट्रॉन जो निकाला वही क्लोरीन क्या किया? ग्रहण किया और ग्रहण करके उसका अपचयन हुआ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन दोनों का क्या हो रहा है? एक का ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे का अपचयन हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया जो है आपका क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो परिभाषा है वो ये कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। रेडॉक्स अभिक्रिया में अगर आपसे पूछा जाए तो सिर्फ आप इतना जाने कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो ठीक उसी समय दूसरे पदार्थ का क्या होता है? अपचयन होता है। और जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? उस क्रिया को कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। समीकरण के माध्यम से भी हमने आपको समझाया कि किस प्रकार से एक अगर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है।
तो त्यागने वाला जो है, इलेक्ट्रॉन का त्यागने वाला जो है वो धनावेश अर्थात धनात्मक संयोजकता में वृद्धि हो रही है, तो वहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है। और दूसरा जो है उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, ऋणात्मक संयोजकता में वृद्धि हो रही है, तो अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रिया साथ साथ चल रही है। और इस प्रकार से जब रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होगा तो ऐसी अपक्रिया को रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। आप इसका एक फोटो खींच ले। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की ओर चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे कि क्या है रेडॉक्स अपक्रिया, को हम लोग देख लिए। आइए इसके बाद जो है आप लोग देखिए कि क्या सिस्टम में टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या टॉपिक लिखे थे। तो हम लोग ऑक्सीकरण और अपचयन जान लिए कि ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, रेडॉक्स अपक्रिया क्या है। इसके बाद आता है इसी से रिलेटेड टॉपिक ऑक्सीकारक और अपचायक। इसको भी अध्ययन करते चले। ऑक्सीकारक और अपचायक क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हैं इसलिए इनकी चर्चा एक साथ ही की जाए तो बेटर होगा और याद करने में और पढ़ने में भी आसानी होगी। ऑक्सीकारक और अपचायक, जैसा कि हम लोग अभी अभी ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में हम लोग चर्चा किए कि ऑक्सीकरण क्या है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि तत्व जो होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला जो तत्व है उसका ऑक्सीकरण होता है और उस इलेक्ट्रॉन को जो तत्व ग्रहण करता है उसका क्या होता है, अपचयन होता है। तो यहाँ पर स्थिति क्या होती है, आप ध्यान से देखें कि मान लीजिए कोई तत्व ए है, कोई तत्व ए है, ये अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा। अब त्याग कर एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इसके ऊपर A+ आ गया और इलेक्ट्रॉन इसका ये है, इलेक्ट्रॉन को त्यागा। अब दूसरा जो तत्व है वो क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर ले रहा है। मान लीजिए दूसरा तत्व B है, वो इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना लिया, B-। तो आप यहां पर देखें कि एक तो त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ये ऑक्सीकरण को शो कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। और यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, ये अपचयन की प्रक्रिया को शो कर रहा है। अब यहां पर देखें कि क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, त्याग ए अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, इसका खुद का तो ऑक्सीकरण हो रहा है लेकिन ये दूसरे का क्या करा रहा है, अपचयन करा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन न त्यागता तो बी इलेक्ट्रॉन ग्रहण न कर पाता। तो आप ये कह सकते हैं कि खुद का तो ऑक्सीकरण हो रहा है लेकिन ये दूसरे का क्या करा रहा है, अपचयन करा रहा है। ठीक उसी प्रकार से सॉरी, ये जो है आपका जो तत्व B है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसका तो अपचयन हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। लेकिन ये कहीं न कहीं किसका, A का क्या करा रहा है, ऑक्सीकरण करा रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह दूसरे पदार्थ का क्या कराता है, अपचयन कराता है। इसलिए इस पहले पदार्थ को जो दूसरे पदार्थ का अपचयन करा रहा है इसको अपचायक बोलेंगे, अर्थात ए को क्या बोलेंगे, अपचायक। अपचायक क्यों अपचायक बोलेंगे, क्योंकि ये जो है ए इसका तो ऑक्सीकरण हो रहा है लेकिन ये दूसरे का क्या करा रहा है, अपचयन करा रहा है। क्यों अपचयन करा रहा है कि अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन न निकालता तो बी उसको न ग्रहण कर पाता। तो आप ये कह सकते हैं कि ए जो है, ए का ऑक्सीकरण हो रहा है लेकिन बी का क्या करा रहा है, अपचयन करा रहा है। इसलिए बी का अपचयन कराने के नाते ए को क्या कहेंगे, अपचायक। यहां पर भी उल्टा केस है, यहां पर बी क्या कर रहा है, बी का तो अपचयन हो रहा है लेकिन ये जो है क्या हो रहा है, ए का ऑक्सीकरण करा रहा है। तो आप इसको बी को क्या कह सकते हैं, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक बात एकदम सिंपल सी है, जैसे लेन देन की बात हो, अगर एक दे रहा है तो दूसरा उसे ले रहा है, दोनों का समान महत्व है। अगर देने वाला न दे तो लेने वाला नहीं पाएगा, या यूं कह सकते हैं कि अगर लेने वाला न ले तो देने वाले का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो आप यहां देख रहे हैं कि ऑक्सीकारक और अपचायक के बारे में आपने समझा कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह दूसरे पदार्थ का क्या कराता है, अपचयन कराता है, इसलिए उसको अपचायक बोलेंगे। और जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कराता है, इसलिए उसको हम ऑक्सीकारक बोलेंगे। तो
यहां पर इसको नोट भी कर लेते हैं। आक्सीकारक और अपचायक में क्या नोट करेंगे, लिखेंगे किसी आक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में जिस तत्व का आक्सीकरण होता है वह दूसरे तत्व का अपचयन कराता या करवाता है। अतः इसे अपचायक कहा जाता है। ये तो अपचायक की परिभाषा हो गई। अब अगला जो है आक्सीकारक भी ऐसे लिख सकते हैं, जैसे किसी भी यहां पर क्या हो रहा है, जिसका आक्सीकरण हो रहा है तो वह अपचायक है, और जिसका अपचयन होगा वो क्या होगा, दूसरे का आक्सीकरण कराएगा तो आक्सीकारक हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, किसी आक्सीकरण अभिक्रिया में जिस तत्व का अपचयन होता है, वह क्या करेगा, वह दूसरे तत्व का आक्सीकरण कराता या करवाता है। अतः इसे आक्सीकरण कराता है तो क्या कहेंगे, आक्सीकारक। इसे आक्सीकारक कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है। आपने देखा कि यहां पर जैसे कि आपने देखा कि जैसे कोई तत्व ए है, ये क्या है, अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर इसका ऑक्सीकरण हुआ, लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो ये तभी बी जो है इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। अगर ये त्यागा ना होता तो ये बी ग्रहण न करता। तो खुद का तो ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन दूसरे के अपचयन में ही अपना योगदान दे रहा है। तो दूसरे का अपचयन करा रहा है ए, इसलिए इसको अपचायक बोलेंगे। और ये बी जो है खुद का तो अपचयन हो रहा है, लेकिन दूसरे का ऑक्सीकरण करा रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, आक्सीकारक बोलेंगे। इसकी एक फोटो खींच लीजिए। ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि आक्सीकारक क्या है, अपचायक क्या है। हम विभिन्न एग्जाम्पल के माध्यम से जब हम अंकित प्रश्न और उदाहरण में भी जब देखेंगे तो हम वहां पर भी क्वेश्चन कराएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में कैसे हम जानेंगे कि किसी पदार्थ का कौन सा पदार्थ आक्सीकारक है और कौन अपचायक है। तो यहां पर आप एकदम समझते चले कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, उसका ऑक्सीकरण होता है, लेकिन वो किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन कराने के कारण उसे अपचायक कहते हैं। उल्टा याद रखिए, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक होगा, जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक होगा। इस बात को यहाँ पर हमने नोट कर लिया है। इसे आप एक फोटो खींच लें। इसके बाद हम लोग अगली टॉपिक की चर्चा करते हैं। अब जो है अगला जो है टॉपिक है हमारा, वो हम लोग देखेंगे कि क्या है, आणविक और आयनिक समीकरण के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए चलिए एक एक करके हम लोग टॉपिक के बारे में आगे बढ़ रहे हैं। आप सारी बातों को नोट भी करते चले कॉपी में, ताकि कहीं से कोई दिक्कत ना आने पाए। आइए चलिए, आणविक तथा आयनिक अभिक्रिया या समीकरण। आणविक तथा आयनिक अभिक्रियाएं, ये भी आपके टॉपिक में है, चैप्टर में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कि आणविक अभिक्रिया क्या है, आयनिक अभिक्रिया क्या है, किस प्रकार से हम आणविक अभिक्रिया को आयनिक अभिक्रिया में बदलते हैं और आयनिक अभिक्रिया को आणविक अभिक्रिया में बदलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये जाने कि आणविक अभिक्रिया क्या होती है और आयनिक अभिक्रिया क्या होती है। जैसा कि अगर पहला देखा जाए आणविक और दूसरा क्या है आयनिक, शब्दों से ही एकदम क्लियर है। आप लोग जानते हैं कि कोई भी अभिक्रिया होती है तो कुछ तत्व तो ऐसे होते हैं जो आपस में क्रिया करते हैं, आपस में संयोग करते हैं। तो क्रिया करने वाले तत्व को क्या कहते हैं, क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं। और उन क्रियाकारकों के क्रिया करने से या अभिकारकों के क्रिया करने से कुछ उत्पाद बनता है, क्रियाफल बनता है। तो हम इस बात वही क्या है, अभिक्रिया, उसी को बोलते हैं। तो आणविक अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अभिकारक होते हैं वो अणुओं के रूप में होते हैं, अर्थात आणविक अवस्था में होते हैं। और जो क्रियाफल भी जो निकलते हैं, उनके आपस में क्रिया करने से जो क्रियाफल होते हैं वो भी आणविक अवस्था में ही होते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और क्रियाफल दोनों आणविक अवस्था में होते हैं तो उसे हम आणविक अभिक्रिया कहेंगे। इसी का जस्ट अगर देखा जाए थोड़ा सा और क्या है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और क्रियाफल क्या हो, आयनिक अवस्था में हो, आयन के रूप में हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आयन, धन आयन और ऋण आयन दो प्रकार के होते हैं। तो आयनिक अभिक्रिया में आप देखेंगे कि अभिकारक और क्रियाफल उसमें आयनों के रूप में आपको दिखाई देंगे। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और क्रियाफल आयनों के रूप में दिखाई दे उसे हम आयनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो इस बात को हम लोग नोट करते चलते हैं। तो आणविक अभिक्रिया क्या है, आणविक अभिक्रिया में लिखेंगे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का मतलब जो आपस में क्रिया करें, लेफ्ट साइड में जो होते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा क्रियाफल को क्या बोलेंगे, उत्पाद भी कह सकते हैं, जो आपस में क्रिया करने के बाद बनते हैं। अभिक्रिया में अभिकारक तथा क्रियाफल दोनों आणविक अवस्था में हो या होते हैं तो इस अभिक्रिया को आणविक अभिक्रिया कहते हैं। आणविक अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया अभिकारकों के बीच होती है और क्रियाफल बनता है। तो जब अभिकारक और क्रियाफल दोनों आणविक अवस्था में हो, आणविक अवस्था ये याद रखिए, आणविक अवस्था में हो तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी, आणविक अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के माध्यम से MnO2 प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस 4HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका आपस में क्रिया होता है तो बनता है MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। आप देख रहे हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है ये अभिकारक है और इधर के क्या है, क्रियाफल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अभिकारक जो है दोनों देख रहे हो कि ये आणविक अवस्था में, इन पर कहीं कोई आवेश नहीं दिख रहा है, ना अभिकारक की तरफ से ना क्रियाफल की तरफ से कहीं कोई आवेश, कोई धनात्मक या ऋणात्मक आवेश नहीं दिख रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, आणविक अभिक्रिया कहलाएगी। क्योंकि यहाँ पर अभिकारक और क्रियाफल दोनों आणविक स्टेज में है, कहीं पर कोई आवेश नहीं दिख रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, आणविक अभिक्रिया कहलाएगी। इसके बाद इसी का जस्ट हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो आयनिक अभिक्रिया भी आ जाएगी कि जब किसी रासायनिक, एकदम सिंपल है, आप थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठिए, सारी बातें समझ में आएंगी। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा
क्रियाफल, अभिकारक तथा क्रियाफल दोनों आयन के रूप में होते हैं। वहां पर आणविक रूप में होते हैं तो इस अभिक्रिया को आयनिक अभिक्रिया कहते हैं। आयनिक अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। वहां पर क्या होता था कि जो अभिकारक और क्रियाफल थे अणुओं के रूप में थे, तो वो आणविक अभिक्रिया हो गई, जैसा कि यहाँ पर एक रिएक्शन हमने लिखा। और यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जब अभिकारक और क्रियाफल दोनों आयनों के रूप में होते हैं तो वो आयनिक अभिक्रिया होती है, तो इसे हम आयनिक अभिक्रिया कहेंगे। इसी को जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखें, ऊपर वाला एग्जाम्पल ही ले लें तो मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ MnO2 ये प्लस, इसको आयन के रूप में तोड़ दे 4H प्लस 4Cl माइनस, या Cl टूट गया, ये नहीं टूटेगा, इसको ऐसे ही रखेंगे, लेकिन Cl आयन के रूप में टूट जाएगा। बहुत सारे यौगिक हैं जो आयनिक यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, और जो आयनिक यौगिक नहीं होते हैं वो अपने आणविक रूप में ही होते हैं। तो आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि सर आपने इसको तोड़ दिया लेकिन ये क्यों नहीं टूटा। तो ये इसलिए नहीं टूटा कि ये आयनिक यौगिक नहीं है। जो आयनिक यौगिक होते हैं वही आयनों के रूप में टूटते हैं। तो यहाँ पर भी देखो ये आयनिक यौगिक है, तो यहाँ पर बन जाएगा Mn+2+2Cl माइनस, और ये भी आपका यौगिक है, ये आयनिक नहीं होगा, इसको ऐसे ही लिख देंगे 2H2O + Cl2। आप देख रहे हैं कि इस पूरी अभिक्रिया में कहीं ना कहीं प्लस माइनस आपको आवेश दिख रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयन दिखाई पड़े, धन आयन या ऋण आयन, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, आयनिक अभिक्रिया कहलाएगी। ये बातें आपने देखा कि आणविक अभिक्रिया क्या है, आयनिक अभिक्रिया क्या है। अब हम लोग ये जान लें कि आणविक और आयनिक अभिक्रिया कैसी होती है। आणविक अभिक्रिया में अणु भाग लेते हैं, अर्थात उनमें जो अभिकारक और क्रियाफल है वो आणविक अवस्था में होते हैं। और आयनिक अभिक्रिया में क्या होता है, आप देख रहे हैं कि अभिकारक और क्रियाफल में कहीं न कहीं आयन दिखाई दे रहे हैं। तो देखने पर ही क्लियर हो जा रहा है कि ये आयनिक अभिक्रिया है और ये आणविक अभिक्रिया है। अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इसको पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आणविक अभिक्रिया को आयनिक अभिक्रिया में हम लोग परिवर्तित करते हैं। तो हम लोग अब आगे की बात जो है इसके अगले वीडियो में करेंगे कि किस प्रकार से आयनिक अभिक्रिया को आणविक अभिक्रिया को आयनिक अभिक्रिया में और आयनिक अभिक्रिया को आणविक अभिक्रिया में। चूंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कोई अभिक्रिया दे देगा आणविक अवस्था में होगी, उसको कहेगा आयनिक रूप में परिवर्तन करिए उसका, तो हम लोग उसको आयनिक रूप में परिवर्तन करेंगे। और या आयनिक अभिक्रिया होगी, उसको कहेगा कि आप आणविक रूप में परिवर्तन करिए, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में इसके अलग दूसरे पार्ट में हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं कि आज जो बातें हम लोगों ने पढ़ा, जैसा कि ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकारक और अपचायक, और इसके बाद आणविक अभिक्रिया और आयनिक अभिक्रिया, ये 2, 3, 4 बातें जो आज हम लोग इस लेक्चर में देखे हैं, इसको आप लोग अच्छे से नोट करके पढ़ते चले। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग आगे की प्रक्रिया को, आगे के टॉपिक को हम लोग अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं बच्चों कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर बातें समझ में आई तो वीडियो को लाइक भी करिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए, ताकि बहुत सारे बच्चों को आपके साथ उनका लाभ मिल जाए। और ऐसे ही जुड़े रहिए, आपके सारे बिंदु क्लियर होंगे, 100% क्लियर होंगे और आपको अच्छे से अच्छी सफलता मिलेगी। और आप मेरे साथ लगे रहिए, विश्वास के साथ हम कहते हैं कि आपका पूरा टॉपिक क्लियर होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।